Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. This is me, clinical psychologist इकरा सईद। चैप्टर 1 to 10 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और जो जो चैप्टर्स हमने कंप्लीट किए हैं उनकी लिस्ट आपको सामने नज़र आ रही होगी। कॉन्ग्रेचुलेशंस। चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट हम कर चुके हैं जो कि इंटेलिजेंस का है। लेक्चर नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया था। आज हम लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। अगर आउटलाइन देखें तो इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, थेरीज ऑफ इंटेलिजेंस हमने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा था और आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस या फिर हाउ टू मेजर इंटेलिजेंस। मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, जो इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं वो हमारी मेंटल एबिलिटीज़ को टेस्ट करते हैं, जिसमें रीजनिंग आता है, चीज़ों को याद रखना आता है और इमेजिनिंग आता है। जो फ्रेंच गवर्नमेंट है ना, उसने 1905 में एक फ्रेंच साइकोलॉजिस्ट जिसका नाम था अल्फ्रेड बीने, नीचे प्रोनाउंसिएशन आपको रेड में लिखी नज़र आ रही होगी कि इसको प्रोनाउंस कैसे करना है, अल्फ्रेड बीने, ठीक है। तो इसको गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी कि वो कुछ ऐसे टेस्ट बनाए जो कि ऑब्जेक्टिवली ये फाइंड आउट कर सकें कि कौन से बच्चे जो हैं वो इंटेलिजेंट हैं और कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनका आईक्यू लेवल कम है, ठीक है। तो अब उनको पॉजिटिवली एवेल्यूएट वो करना चाहता था, क्योंकि उन्होंने कहा कि ताकि वो जो जिनका आईक्यू लेवल कम है उनके लिए स्पेशल क्लासेस जो है वो अरेंज की जा सकें। अब ये पॉइंट था कि ऐसा ना हो कि टीचर्स जो हैं वो बच्चों को सब्जेक्टिवली एवेल्यूएट करना शुरू कर दें, कुछ को डल कैटेगरी में डाल दें और कुछ को इंटेलिजेंट या कह दें या इंटेलिजेंस कैटेगरी में डाल दें। तो इस वजह से जो फ्रेंच गवर्नमेंट थी उसने अल्फ्रेड बीने को ये ज़िम्मेदारी दी कि वो कुछ ऐसे टेस्ट बनाए कि जिसकी बेस पे हम ऑब्जेक्टिवली एवेल्यूएट कर सकें कि कौन से बच्चे इंटेलिजेंट हैं और कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनका आईक्यू लेवल कम है। बिना टेस्ट हमारे पास आ जाता है। अब जो टीचर्स थे ना, उन्होंने कुछ स्टूडेंट्स को डल लेबल कर दिया था और कुछ को ब्राइट लेबल कर लिया था। अब बिना ने सेम एज ग्रुप के स्टूडेंट्स को लिया था और उन पे इसने टेस्ट अप्लाई करना शुरू किए। अब वो टेस्ट या वो टास्क जो कि ब्राइट स्टूडेंट और डल स्टूडेंट दोनों परफॉर्म कर लेते, जिन टास्क पे उस टास्क को उसने प्रॉपर आइटम लिस्ट से निकाल दिया। लेकिन वो टास्क जो कि ब्राइट स्टूडेंट तो कर लेते थे लेकिन डल स्टूडेंट्स नहीं कर पाते थे, तो उसको उसने एक कैटेगरी में रखना स्टार्ट कर दिया। फिर एट द एंड वो इस पॉइंट पे पहुंच गया था या उसने एक ऐसा टेस्ट बना लिया था जो कि ये फाइंड आउट कर सकता था कि किस बच्चे का आईक्यू लेवल ठीक है और किस बच्चे का आईक्यू लेवल जो है वो लो है या नॉर्मल से बिलो है। और उस टेस्ट को फिर बीने टेस्ट का नाम दिया गया था। इसके साथ इसका एक और कलीग था जिसने इसकी हेल्प आउट की थी, उसका नाम था थियोडोर साइमन। अब अगर आईक्यू लेवल 130 होता है ना, तो हाई आईक्यू होता है। नॉर्मल आईक्यू जो है वो 90 टू 109 के रेंज में आता है और अगर आईक्यू लेवल 70 से बिलो होना तो वो लो आईक्यू में आएगा। बीने और साइमन ने मिलकर एक न्यू स्कोरिंग कंसेप्ट बनाया था जिसको मेंटल एज कहा जाता है और इसको MA लिखते हैं। मेंटल एज एंड क्रोनोलॉजिकल एज का कंसेप्ट देखते हैं। मेंटल एज इज़ बेस्ड ऑन योर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट वाइल क्रोनोलॉजिकल एज इज़ बेस्ड ऑन द कैलेंडर डेट ऑन विच यू वर बोर्न। अब जो मेंटल एज है वो आईक्यू टेस्ट परफॉर्म करके हम फाइंड आउट करते हैं और क्रोनोलॉजिकल एज हमारी जो ओरिजिनल एज होती है ना, उसको हम क्रोनोलॉजिकल एज या CA में इन्वॉल्व करते हैं। जब हम आईक्यू मेजर करते हैं तो हम उसको मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100 यानी मल्टीप्लाई 100 से करेंगे उसको, तो हमारे पास आईक्यू लेवल आ जाएगा। बिनी और साइमन ने जो मिलके टेस्ट बनाया था उसको LM टर्मैन ने 1916 में रिवाइज़ किया था और फिर पब्लिश्ड भी किया था। कॉल्ड द स्टैनफोर्ड बिने इंटेलिजेंट स्केल। 1937 में इसको फिर से रीस्टैंडर्डाइज किया गया था और मोस्ट वाइडली यूज्ड टेस्ट ये बन गया था वर्ल्ड वाइड। अब ये पैरा आप पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगी कि 1937 में टर्मैन और मेरिल जो है उन्होंने इस टेस्ट को रिवाइज़ किया था। कंसेप्ट ऑफ आईक्यू, अभी ये मैंने आपको लास्ट स्लाइड में पढ़ाया था कि आईक्यू को किस तरह मेजर करते हैं, मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल इनटू 100। और आईक्यू लेवल्स भी मैंने आपको बता दिए हैं कि बिलो 70 होगा तो लो आईक्यू होगा और 130 तक अगर होता है तो वो हाईएस्ट आईक्यू लेवल होगा और अगर 90 टू 110 आई थिंक तो वो एवरेज लेवल होगा।
ठीक है, 90 to 109 एवरेज हो जाएगा। 1960 में टेस्ट फिर से रिवाइज़ किया गया, जो कि मेरिल ने रिवाइज़ किया था। 1960s के बाद 1972 में फिर से इसको रिवाइज़ किया गया और 1972 के बाद फिर इसको 1986 में रिवाइज़ किया गया। इतने ज़्यादा एडिशंस के बाद अब जो टेस्ट है ना, इसके 4 इम्पॉर्टेंट एरियाज़ हैं, जिसमें 15 सेपरेट टेस्ट हैं, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि फ़र्स्ट टेस्ट हमारे पास वर्बल रीजनिंग है, जिसके अंडर बाकी कैटेगरीज़ आती हैं, जो मैं आपको बाद में बताऊंगी। सेकंड पार्ट या सेकंड एरिया हमारे पास क्वांटिटेटिव रीजनिंग को मैयर करता है। थर्ड एरिया हमारे पास विजुअल रीजनिंग को मैयर करेगा, और जो फोर्थ एरिया है वो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी को मैयर करता है। और कुछ टेस्ट ऐसे डिज़ाइन किए गए हैं कि वो पर्टिकुलर एज ग्रुप को मैयर करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ टेस्ट जो हैं वो बच्चों के लिए बनाए गए हैं, जो बच्चों का आईक्यू मैयर करते हैं, और कुछ जो हैं वो अडल्ट्स के लिए बनाए गए हैं, जो बड़ों का आईक्यू लेवल मैयर करते हैं। इन शॉर्ट अल्फ्रेड बीने और साइमन और थियोडोर साइमन ने मिलकर जो टेस्ट डेवलप किया था, उसको बीने साइमन इंटेलिजेंस स्केल कहा जाता है। और बाद में ये स्केल जो है वो टर्मन ने रिवाइज़ किया गया था और इसको स्टैनफोर्ड बीने टेस्ट कहा गया। जिस बुक से हम लेक्चर कर रहे हैं ना, उसमें ये टेबल ऑफ कंटेंट नहीं दिया हुआ, या 1905 बीने साइमन स्केल जो है वो मेंशन्ड नहीं है। ये मैंने किसी और बुक से पिक्चर बना के ऐड किया, लेकिन अब मैं चाह रही हूँ कि हम जिस बुक से पढ़ रहे हैं हम उसी को फॉलो करें, कोई और बुक बीच में जो है वो फ़िलहाल के लिए ऐड ना करें। जब हमारी एक बुक कंप्लीट हो जाए ना, फिर हम बाकी बुक्स को पढ़ना शुरू करें और उसमें से कॉन्सेप्ट अपने जो है ना वो क्लियर करें। तो अभी हम जिस बुक से पढ़ रहे हैं ना पहले से ही, तो हम उसी को फ़ोकस करेंगे, उसमें जितना लिखा होगा ना हम उसी को डिस्कस करेंगे, ताकि ना आप बर्डनाइज़ हो और ना ही आप लोग कन्फ्यूज़्ड हो, ठीक है। जब भी कोई टेस्ट बनता है ना, तो उसकी वीकनेसेस भी होती हैं। इसी तरह स्टैनफोर्ड बीने जो टेस्ट था, उसकी ये वीकनेस थी कि वो अडल्ट्स की इंटेलिजेंस को मैयर नहीं करता था। तो फिर ये पॉइंट किया गया कि अब हमें ऐसा कोई टेस्ट बनाना चाहिए जो अडल्ट्स की इंटेलिजेंस को भी मैयर करे, ठीक है। तो उसके लिए जो डेविड वेक्सलर था, हर लैंग्वेज में इसको डिफरेंट प्रोनाउंस किया जाता है, तो यहाँ पे आप इसको वेक्सलर भी पढ़ सकते हैं और वेक्सलर भी पढ़ सकते हैं और भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, ठीक है। तो जो आपको ईज़ी लगे आप वो परफॉर्म कर सकते हैं, मतलब प्रोनाउंस कर सकते हैं। साथ में मैंने मेंशन भी कर दिया है। तो इसने फिर जो है ना ऐसे टेस्ट बनाना शुरू किया जो कि अडल्ट्स की इंटेलिजेंस को मैयर कर सकें। फर्स्ट पे जो पब्लिश्ड हुआ था ये 1939 में हुआ था, फिर इसको रीस्टैंडर्डाइज़ किया गया था, और फिर वेस्लर अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल इन 1955 में पब्लिश्ड हुआ था। और उसके बाद से ये जो है सबसे ज़्यादा वाइडली यूज्ड इंटेलिजेंस टेस्ट बन गया, जो अडल्ट्स की इंटेलिजेंस को मैयर करता है। नेक्स्ट टेस्ट इज़ सब टेस्ट ऑफ फेज़ है। इसको डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में। एक में हमारे पास वर्बल टेस्ट आते हैं और एक में हमारे पास परफॉर्मेंस टेस्ट होंगे। जो सिमिलर कंटेंट होगा ना, उनको सेम ग्रुप में रखेंगे। वर्बल आईक्यू में आ जाएगा हमारे पास वोकैबुलरी, सिमिलैरिटीज़, अर्थमेटिक, डिजिट स्पेंट, इन्फॉर्मेशन एंड कंप्रीहेंशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर अर्थमेटिक है ना, तो उसको मैथ से रिलेटेड इजी क्वेश्चंस दिए जाएंगे और फिर उसको कहा जाएगा कि वो सॉल्व करे, ठीक है। तो इजी टू फिर डिफ़िकल्ट जाएंगे और इस तरह उसका इंटेलिजेंस लेवल मैयर करेंगे। उसके बाद अगर इन्फॉर्मेशन की बात की जाए, तो इन्फॉर्मेशन में भी इसी तरह से जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट परफॉर्मेंस आईक्यू है, तो परफॉर्मेंस में आपको परफॉर्म करके दिखाएगा। फॉर एग्जांपल पिक्चर कंप्लीशन है, डिजिट सिंबल कोडिंग है, ब्लॉक डिज़ाइन है, मैट्रिक्स रीजनिंग है एंड पिक्चर अरेंजमेंट है। पिक्चर कंप्लीशन में क्या हाफ पिक्चर्स दी जाएंगी और उसको कहा जाएगा कि आपने अब इन पिक्चर्स को कंप्लीट करना है। पिक्चर अरेंजमेंट की बात की जाए, तो उसको रैंडम पिक्चर्स दी जाएंगी और उसको कहा जाएगा कि अब इन पिक्चर्स को आपने अरेंज करना है अपने इंटेलेक्चुअल या इंटेलिजेंस लेवल के अकॉर्डिंग। उसके बाद उसने कहा है कि सब स्केल्स जो है ना उनको स्टैंडर्डाइज़ किया जाता है, जिसमें मीन 10 होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन 3 होता है। दैट द सब्जेक्ट स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस कैन बी कंपेयर्ड इजीली। अब ये मीन क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, ये मैं आपको आगे चल के पढ़ाऊँगी, ठीक है।
वेज वर्बल एंड परफॉर्मेंस आईक्यू। अब यहाँ पे आईक्यू को हम वर्बल में और परफॉर्मेंस सब टेस्ट में हमने डिवाइड कर लिया है, तो हम आईक्यू भी अलग अलग फाइंड आउट कर सकते हैं कि वर्बल टेस्ट पे उसने क्या आईक्यू आया है उसका और परफॉर्मेंस टेस्ट पे उसका क्या आईक्यू आया है। इसी तरह हम इंडिविजुअल को एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट भी दे सकते हैं कि टाइम लिमिट के अंदर वो इस टेस्ट को कितने मिनट में परफॉर्म करेगा, और अगर टाइम लिमिट ना हो तो फिर उस टेस्ट को वो कितने में परफॉर्म करेगा। तो ये सारी चीज़ें उसका इंटेलिजेंस लेवल बताती हैं, और स्कोरिंग मैंने आपको बता दी थी कि हाई इंटेलेक्चुअल लेवल कितना होता है, लो कितना होता है और एवरेज कितना होता है। नेक्स्ट टेस्ट इज़ विस्क टेस्ट है। 1949 में वेस्लर ने इंटेलिजेंस स्केल बनाया था, जो कि 5 to 15 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनका इंटेलेक्चुअल लेवल फाइंड आउट करता था। फिर 1967 में इसने एक और टेस्ट बनाया जिसको वेस्लर प्री स्कूल एंड प्राइमरी स्केल ऑफ इंटेलिजेंस यानी WPPSI कहा जाता है, जो कि एज 4 to 6 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं उनका इंटेलेक्चुअल लेवल मेजर करता है। अब प्रोसीजर ऑफ वेज ये है कि ट्रेंड एग्जामिनर जो होता है वो इसको एडमिनिस्टर करता है टेस्ट को, और स्टार्ट करता है इजी से और फिर जाता है डिफ़िकल्ट आइटम्स की तरफ। और टेस्ट के लिए टोटल टाइम जो है वो 60 to 90 मिनट्स हैं। मीन्स के 60 से 90 मिनट्स में इंडिविजुअल ने ये इंटेलिजेंस टेस्ट जो है वो कंप्लीट करना होता है। अब जब हम साइकोलॉजिकल टेस्टिंग एक सेपरेट से पढ़ेंगे ना, जिसमें हम सारे टेस्ट वगैरह पढ़ेंगे, उसमें फिर मैं आपको ये टेस्ट जो है ना दोबारा से डिटेल में पढ़ाऊँगी। अभी चूँकि हम थ्योरी पढ़ रहे हैं तो थ्योरी में आपसे टेस्ट परफॉर्म करने के बारे में नहीं पूछा जाएगा, बस आपसे एक ओवरव्यू लिया जाएगा। जिस तरह मैंने आपको बताया कि इसमें वर्बल टेस्ट होते हैं, परफॉर्मेंस टेस्ट होते हैं, वर्बल टेस्ट में सब टेस्ट कौन से हैं, परफॉर्मेंस के सब टेस्ट कौन से हैं, आपसे इन चीज़ों के बारे में पूछा जाएगा। तो फिर जब हम बाकी डिटेल पढ़ेंगे ना तो उसमें मैं आपको सारी चीज़ें और ज़्यादा डिटेल में पढ़ाऊँगी। अब है हमारे पास परफॉर्मेंस एंड नॉन वर्बल टेस्ट। अब जो वर्बल टेस्ट होते हैं ना, वो इंडिविजुअल के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, उससे इंडिविजुअल की बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस लेवल का पता चलता है। लेकिन अब यहाँ पे इश्यू ये आ जाता है, अब कुछ लोग ऐसे हैं उनका एक्सपीरियंस डिफरेंट है, कल्चर उनका डिफरेंट है, लैंग्वेज उनका इश्यू हो सकता है, और उसके अलावा ऐसे भी लोग तो हो सकते हैं ना जो हैंडीकैप हों, तो फिर उनका इंटेलिजेंस लेवल कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। तो उसके लिए यहाँ पे हमें परफॉर्मेंस एंड वर्बल टेस्ट जो हैं वो ज़रूरत पड़ते हैं। अच्छा, मोस्ट वाइडली परफॉर्मेंस टेस्ट जो यूज़ किया जाता है वो ड्रॉ अ मैन टेस्ट है। अब इसको भी मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊँगी, मेरे पास पूरा टेस्ट ये पड़ा है। तो जब हम टेस्ट पढ़ेंगे ना उसमें मैं आपको इंशाल्लाह ये सारा डिटेल में पढ़ाऊँगी, ठीक है। अब ये ड्रॉ मैन टेस्ट जो है ये फ्लोरेंस गुडएनफ ने डेवलप किया था। फिर 1963 में डेल हैरिस जो है उसने इसको रिवाइज़ किया था, ठीक है। अब यहाँ पे कहीं पे इसको डील पढ़ा जा रहा है और कहीं पे प्रोनाउंसिएशन जो है ना इसकी डेल है, ठीक है। तो हम इसको डील हैरिस पढ़ेंगे, हारिस नहीं है। अगर हम पाकिस्तानी लैंग्वेज में यूज़ करते तो हम इसको हारिस पढ़ते या उर्दू में बोलते, लेकिन ये हारिस नहीं है, इसको हम डील हैरिस पढ़ेंगे। अच्छा, अब द मैन पर्सन जो है ना उसमें भी प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं। ब्लैंक पेज लिया जाता है, A4 साइज़ पेपर, और फिर इंडिविजुअल को कहा जाता है कि आपने एक पर्सन ड्रॉ करना है, ठीक है। अब वो अगर सेम सेक्स का बनाता है तो भी उसका डिफरेंट मीनिंग होगा, अपोजिट सेक्स का बनाएगा तो भी डिफरेंट मीनिंग होगा, और इसमें इंडिविजुअल को बोलने की ज़रूरत नहीं है बल्कि सिर्फ उसने परफॉर्म करना है, ठीक है। फिर मैनुअल के अकॉर्डिंग इसको इंटरप्रेट किया जाता है और फिर स्कोरिंग करके इंटेलिजेंस लेवल फाइंड आउट किया जाता है। आगे इसने लिखा है कि फ़िगर जो है वो 1 2 3 शो कर रही है, कि एग्ज़ाम्पल दे रही है कि किस तरह से इंडिविजुअल जो है वो ड्रॉ मैन टेस्ट परफॉर्म करता है। लेकिन यहाँ बुक में उन्होंने कोई भी इमेज या पिक्चर शो नहीं की हुई। ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट, इससे पहले जितने भी हमने टेस्ट पढ़े ना, जिस तरह रॉ मैन था या बीने टेस्ट था, वेस्लर था, ये सारे टेस्ट जो है ना ये इंडिविजुअल बेस्ड हैं। अब ज़रूरत पेश आई कि अगर ग्रुप में हमने इंटेलिजेंस टेस्ट अप्लाई करना हो तो फिर हम कैसे अप्लाई करेंगे, और इसकी ज़रूरत जो है वो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जो है ना वो स्टार्ट हुई। फिर साइकोलॉजिस्ट ने 2 टाइप्स ऑफ टेस्ट डेवलप किया जिसको अल्फ़ा टेस्ट और बीटा टेस्ट कहा गया।
फिर आर्मी बीटा टेस्ट को कंपेयर किया गया स्टैनफोर्ड बीने टेस्ट के साथ, और ये फाइंड आउट किया गया कि दोनों टेस्ट जो है ना वो सेम एबिलिटीज़ को मेजर करते हैं। अब आर्मी अल्फ़ा टेस्ट जो है ना वो वर्बल एबिलिटीज़ को मेजर करता था, और इसका फोकस जो है ना वो ज़्यादा रीडिंग एबिलिटीज़ पे हो गया मोर देन इट इज़ मेजरिंग इंटेलिजेंस। उसके बाद बीटा टेस्ट है। बीटा टेस्ट जो है ना उन लोगों के लिए बनाया गया था जो इलिटरेट थे, जिनके पास इतना नॉलेज नहीं था, पढ़े लिखे नहीं थे। तो उनके लिए जो है ये परफॉर्मेंस टेस्ट बनाए गए ताकि वो परफॉर्म करके बता सकें कि उनका इंटेलिजेंस लेवल कैसा है। को रिलेटिंग ऑफ रिजल्ट्स फ्रॉम द टू टेस्ट प्रूव टू बी सिग्निफिकेंट, और दोनों के रिजल्ट्स को जब को रिलेट किया गया तो दोनों जो है वो सिग्निफिकेंट साबित हुए, प्रूव हुए, इम्पोर्टेंट हुए। अब अल्फ़ा टेस्ट जो है ना वो ज़्यादा यूज़फुल रहा, और बहुत से लोगों पे एडमिनिस्टर भी किया गया, लेकिन वर्ल्ड वॉर से पहले उसके बाद जो है टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ गए, स्किल्स लोगों ने सीखना शुरू कर दी, जॉब रिक्वायरमेंट्स चेंज हो गई। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये टेस्ट जो हैं वो इतने एडुकेट नहीं रहे कि वो इंडिविजुअल की कैपेबिलिटीज़ को मेजर कर सकें। उसके बाद आर्मी जनरल क्लासिफिकेशन टेस्ट आता है। जब टेक्निकल नेचर ऑफ जॉब चेंज हो गई तो फिर ये ज़रूरत पेश आई कि कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए जो कि जनरल लर्निंग एबिलिटीज़ को मेजर कर सके। तो फिर उसके लिए ग्रुप ऑफ साइकोलॉजिस्ट ने आर्मी जनरल क्लासिफिकेशन टेस्ट AGCT डेवलप किया, और फिर इस टेस्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। वर्बल एबिलिटीज़ को चेक करने के लिए वोकेबलरी को ऐड किया गया, ठीक है। नंबर और रीजनिंग एबिलिटीज़ को काउंट करने के लिए अर्थमेटिक वर्ड प्रॉब्लम्स को ऐड किया गया, यानी मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस ऐड किए गए, और उसके बाद ब्लॉक काउंटिंग का एक पार्ट ऐड किया गया ताकि स्पेस परसेप्शन को मेजर किया जा सके। अब जो ये टेस्ट है आर्मी जनरल क्लासिफिकेशन टेस्ट, ये तो आर्म्ड फोर्सेस वालों के लिए यूज़फुल साबित रहा। अब ज़रूरत पेश है कि एक ऐसा टेस्ट बनाया जाए जो सिविलियन पे भी अप्लाई किया जा सके, तो उसके लिए इन्होंने OTIS टेस्ट बनाया। 1922 में अर्थर ओटिस एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट था। इसने एक सेल्फ एडमिनिस्टर्ड टेस्ट इंट्रोड्यूस करवाया जो कि मेंटल एबिलिटी को चेक करता था, और ये टेस्ट इस तरह से डिज़ाइन किया गया था कि ये वर्ड नॉलेज, स्पेस परसेप्शन और रीजनिंग को मेजर कर सके। और एक फॉर्म जो थी उसकी टेस्ट की वो जूनियर एलिमेंट्री और जूनियर स्कूल के स्टूडेंट्स जो थे उनका एबिलिटीज़ चेक करती थी, और दूसरा टेस्ट जो है वो सीनियर हाई स्कूल स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स और अडल्ट का इंटेलिजेंस लेवल चेक करता था। उसके बाद कैलिफोर्निया टेस्ट ऑफ मेंटल मैच्योरिटी है, जो कि बनाया था कैलिफोर्निया टेस्ट ब्यूरो ने। मैच्योरिटी लेवल चेक करता था। 1963 में इसको रिवाइज़ किया गया, और 6 लेवल हैं इसके जो कि रेंज करते हैं फ्रॉम किंडरगार्टन टू अडल्ट। टेस्टिंग टाइम जो है वो 48 से 83 मिनट्स का है, और लॉजिकल रीजनिंग, स्पेशल रिलेशनशिप, न्यूमेरिकल रीजनिंग, वर्बल कंसेप्ट एंड मेमोरी को ये फाइंड आउट करता है। अब ये मैंने एंड पे समरी ऐड कर दी है, आप समरी पढ़ लें तो आपकी जितनी भी कन्फ्यूजन है ना वो सारी क्लियर हो जाएगी, क्योंकि बहुत से हमने साइकोलॉजिस्ट का पढ़ा कि इस साइकोलॉजिस्ट ने ये दिया, इसने बीने टेस्ट दिया, इसने जो है वो IQ का टेस्ट दिया। जब आप समरी पढ़ेंगे ना तो आपकी सारी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगी।